नमस्कार दोस्तों, डिटेक्टिव चेतक में आपका स्वागत है। आज की हमारी फिक्शनल कहानी का टाइटल है जूलिया मार्गारेट का कातिल कौन। तो कहानी अब शुरू होती है। रात के ठीक 9 बजे स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग के द वेलवेट क्राउन होटल के सामने एक काली कार आकर रुकी। स्नोफॉल धीरे धीरे शुरू हो चुका था, जिसके कारण सड़कें और फुटपाथ सॉफ्ट वाइट रंगत में डूब रहे थे। कार का दरवाज़ा खुला और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जूलिया मार्गारेट, जो 26 साल की थी, बड़े स्टाइल से बाहर निकली। उन्होंने अपनी डस्की पिंक हुडी को सिर पर चढ़ाया और एक डार्क वाइन रेड कलर का छाता निकाला, जिससे उनके गॉर्जियस लुक को एक रहस्यमय ऑरा मिल रहा था। उनका ड्रेसिंग सेंस स्कॉटलैंड की ठंड के लिए परफेक्ट था। डार्क जीन्स, ब्राउन एंकल बूट्स और वुलन ग्लोव्स, गले में बंधा एक सिल्क स्कार्फ और कंधे पर टंगा एक स्मॉल क्रॉस बॉडी बैग उनकी सिल्की हेयर को संभाले हुए था। दूर से भी उनके परफ्यूम की महक, वुडी वैनिला और मस्क का जटिल मिश्रण महसूस किया जा सकता था। जूलिया ने अपनी काली ब्लैक गॉगल्स नहीं उतारी और होटल के भव्य लॉबी में प्रवेश किया। रिसेप्शन पर उन्हें अपनी आवाज़ को स्थिर रखते हुए चेक इन किया। जूलिया ने अपनी ब्लैक गॉगल्स नहीं उतारी और होटल के भव्य लॉबी में प्रवेश किया। रिसेप्शन पर उन्होंने अपनी आवाज़ को स्थिर रखते हुए चेक इन किया और रूम नंबर 1101 की चाबी ली। यह होटल का टॉप फ्लोर था। जूलिया ने बाएं तरफ की लिफ्ट ली। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा 11th फ्लोर पर खुला, जूलिया को एक अजीब सी महक, स्ट्रेंज स्मेल आई। यह शायद हल्की सिगरेट की थी, पर अजीब तरह से दबी हुई। उन्होंने इसे इग्नोर किया और अपना स्कार्फ नाक के पास लगाकर फ्लोर पर आगे बढ़ गई। 11th फ्लोर पूरी तरह से शांत था। सिर्फ एक ही कमरा 1102, जो जूलिया के बगल में था, वहाँ से फुटबॉल मैच की दबी हुई आवाज़ आ रही थी। जूलिया अपने स्वीट रूम के दरवाजे पर पहुंची। उन्होंने चाबी लगाई और अंदर कदम रखा। कमरा लग्जरी से भरा था। बीच में एक सर्कुलर वुडन टेबल रखा था। बाएं तरफ सॉफ्ट कुशन्स वाला आरामदायक सोफ़ा और एक वुड बर्निंग फायरप्लेस था, जहाँ की लपटें कमरे को हल्की गर्माहट दे रही थी। दाएं तरफ एक छोटी मिनी किचन थी, जिसमें कॉफ़ी मेकर, टोस्ट मेकर, इलेक्ट्रिक केटल और डिफरेंट टाइप के कॉफ़ी पाउचेस जैसे नेस्प्रेसो, फ्रेंच प्रेस रखे हुए थे। मिनी फ्रिज, माइक्रोवेव, वाइन ग्लासेस और एक आइस बकेट भी तैयार था। समय अब रात के 9:12 हो चुका था। जूलिया ने बेडरूम का दरवाज़ा खोला। बेडरूम का कलर पैलेट बेहद शांत और आरामदायक था। वार्म बीच, मिस्ट ग्रे और सॉफ्ट क्रीम वाइट। दीवारें सॉफ्ट बीच थी, जबकि बेड के पीछे की एसेंट वॉल पर मिस्टी ग्रे ब्लू शेड था, जो किसी शांत लेक रिफ्लेक्शन जैसा दिख रहा था। कमरे में एक बड़ा किंग साइज बेड था, जिस पर वाइट कॉटन बेडशीट और एक वूल ब्लैंकेट बिछा था। लेक फेसिंग ग्लास विंडो और उसकी बालकनी ने एडिनबर्ग का एक ब्यूटीफुल सीन पेश किया। रीडिंग लैम्प से सॉफ्ट येलो लाइट निकल रही थी और एक शेल्फ पर विंटेज पेंटिंग और कुछ परफ्यूम की बॉटल्स रखी हुई थी। जूलिया ने अपना स्कार्फ बेड पर रखा, हुडी उतारी और वार्डरोब में टांग दी। फिर वह बाथरूम की ओर बढ़ी। बाथरूम का दरवाज़ा लॉक करते हुए वह बाथटब में चली गई। प्राइमरी शेड में आइवरी वाइट और सॉफ्ट ग्रे का मिश्रण बाथरूम को और भी ब्यूटीफुल बना रहा था, जिसे वार्म गोल्डन लाइटिंग ने और भी खूबसूरत बना दिया। इटालियन मार्बल टाइल्स और हीटेड स्टोन टाइल्स से बनी फर्श मैट ब्रास फिक्सचर प्रीमियम टच दे रही थी। गर्म पानी की स्टीम से मिरर पूरी तरह से ढक चुका था। कुछ देर बाद जूलिया एक वाइट कॉटन बाथ टॉवेल लपेटकर बाहर आई। बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर वह अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए वुड बर्निंग फायरप्लेस के पास रखे सोफा पर बैठ गई। जूलिया का इरादा कॉफ़ी बनाने का था। वह उठी और उनके गीले बालों से टाइल्स पर पानी की कुछ बूंदें गिरी। उन्होंने जल्दी से फ्रिज से मिल्क बॉटल निकाली और वापस सोफ़ा पर आकर बैठ गई। उन्होंने अपने लिए कॉफ़ी तैयार की। कॉफ़ी मग हाथ में लेते ही
उन्होंने बेडरूम का दरवाज़ा खोला और बालकनी की ओर बढ़ी। समय रात के 9:45 हो चुका था। जूलिया ने सोचा कि पहले डिनर का ऑर्डर दे देना चाहिए। उन्होंने रिसेप्शन पर कॉल किया और डिनर ऑर्डर किया। क्रीमी मशरूम सूप के साथ वार्म ब्रेड बास्केट विथ बटर, ग्रिल्ड लेमन हर्ब चिकन विथ मैश पोटैटोस, पास्ता अल्फ्रेडो विथ वाइट सॉस एंड ग्रिल्ड ब्रेड और चॉकलेट लावा केक। खाना ऑर्डर करने के बाद जूलिया बिना हुडी के सिर्फ वाइट टॉवेल में ही बालकनी में चली गई। सामने की लेक का ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा था, जिसकी फ्रेश कोल्ड एयर जूलिया के चेहरे को प्यार से छू रही थी। जूलिया ने अपने बालकनी के सोफ़ा पर बैठकर मूनलाइट में अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और वापस कमरे में आ गई। जूलिया मार्गारेट को डिनर ऑर्डर किए हुए लगभग 30 मिनट हो चुके थे। अचानक उन्हें थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और एक मैसेज टाइप किया, एवरीथिंग इज़ फाइन बट आई फील अ लिटिल स्केर्ड। ठीक तभी एक ज़ोरदार डोरबेल की आवाज़ आई। जूलिया एकदम से डर गई। उनके हाथ से मोबाइल फिसलकर नीचे गिर गया। उनका दिल तेज़ धड़कने लगा। उन्होंने खुद को संभाला, फ़ोन उठाया और दरवाजे के पास गई। बाहर से एक शांत आवाज़ आई, योर डिनर मैम। जूलिया ने चैन की सांस ली। उन्होंने दरवाज़ा खोला। वेटर लियाम ने डिनर ट्रे को अंदर रखा। गर्माहट से उठते धुएं और खाने की फ्रेश खुशबू ने कमरे को भर दिया। जैसे ही लियाम वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने एक पल के लिए जूलिया को देखा। जूलिया की दिमाग में उसकी वह नज़र बैठ गई, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया और ख़ुद को डिनर के लिए व्यस्त कर लिया। रात के लगभग 10:17 पर जूलिया ने डिनर करना शुरू किया। क्रीमी मशरूम सूप और ग्रिल्ड चिकन का आनंद लेते हुए उन्हें थोड़ा आराम महसूस हुआ। लगभग 11:02 तक उनका डिनर ख़त्म हो गया था। डिनर के बाद जूलिया ने सोने की तैयारी की। उन्होंने अपना नाइट सूट पहना और किंग साइज़ बेड पर बैठ गई। उन्होंने बेडरूम की मुख्य लाइटें बंद कर दी। सिर्फ बेड के पास रखा टेबल लैंप जलाया, जिसकी सॉफ्ट येलो लाइट कमरे को हल्की रोशनी दे रही थी। उन्होंने सॉफ्ट कुशन्स को अपने पीछे लगाया और वूल ब्लैंकेट अपने ऊपर ओढ़ लिया। जूलिया की आदत थी, वह हर रात सोने से पहले सस्पेंस थ्रिलर मर्डर नोवेल पढ़ती थी। उन्होंने अपने बैग से द शैडो ऑफ द विंड किताब निकाली। आधी किताब वह पहले ही पढ़ चुकी थी और अब आगे पढ़ने लगी। उन्होंने अपने बैग से एक कुकीज़ का पैकेट निकाला और एक एक कुकी खाते हुए बुक पढ़ना शुरू किया। समय रात के 11:09 पर बुक रीडिंग शुरू हुई और कब रात के 1:48 हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। उनकी आंखों में नींद उतर गई थी। जूलिया ने किताब बंद की और उसे साइड टेबल पर रख दिया। लगभग 1:52 पर जूलिया बाथरूम गई। बाथरूम से वापस आने के बाद जूलिया को अचानक एक ख्याल आया। शेल्फ पर रखी वाइन की बोतल देखकर उनका मन हुआ कि रात के मौसम को बालकनी में वाइन पीते हुए एंजॉय किया जाए। उन्होंने बोतल उठाई, वाइन को ग्लास में आधा भरा। ठीक रात के 2 बजे जैसे ही जूलिया ने बालकनी का डोर खोला, जूलिया के बेडरूम में तेज़ी से बर्फीली हवा भर गई। उन्होंने अपना अम्ब्रेला लिया और जल्दी से बालकनी में चली गई। स्नोफॉल अब काफ़ी इंटेंस हो चुका था और घने फॉग के कारण सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। टेम्परेचर -8 डिग्री तक गिर चुका था। जूलिया को ऐसी एक्सट्रीम लाइफ जीना पसंद था। वाइन की हर एक घुट उन्हें थोड़ी गर्माहट दे रही थी। वह धीरे धीरे वाइन पीते हुए मौसम का मज़ा ले रही थी। तभी घने कोहरे के बीच उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उनकी सांसें रुक गई। डर के मारे उनके हाथ से वाइन का ग्लास नीचे गिरा और बालकनी के टाइल्स पर टूट गया। वाइन की कुछ बूंदें छिटक कर बेडरूम की विंडो के शीशे पर उछल गई। वह तुरंत डर कर तेज़ी से बेडरूम में भागी। जूलिया ने बालकनी का डोर तेज़ी से बंद कर दिया और सारे कर्टन्स खींच दिए। वह कांपते हुए
हाथों से मोबाइल उठाती है जो अभी भी बेड पर था। डर से उनका शरीर हिल रहा था। उन्होंने जल्दी से एक मैसेज टाइप किया, वह यहाँ भी आ गया है। तभी उनकी स्क्रीन पर एक मैसेज पॉपअप हुआ। यह किसी और का नहीं बल्कि कैथरीन का था। जी हाँ, वही कैथरीन जो मिस्टर ब्लैक के लिए काम करती है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि कैथरीन कौन है और मिस्टर ब्लैक कौन है, तो सबसे पहले आप मिस्टर ब्लैक वाला एपिसोड देख लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे कि ये दोनों कौन हैं। कैथरीन का मैसेज छोटा मगर दमदार था। यह दर्शाता था कि वह जूलिया के खतरे के बारे में पहले से जानती थी। कैथरीन ने मैसेज में लिखा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी जूलिया। तुम सुबह होते ही चेकआउट करके होटल छोड़ देना। अभी बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वह नीचे ही है। जूलिया की सांसें तेज हो गई। इसका मतलब था कि उनका डर सही था, ये कोई भ्रम नहीं था। जूलिया ने हिम्मत जुटाई और कांपते हुए पर्दों के बीच में से देखा। घने फॉग और स्नोफॉल के बीच उन्हें एक आदमी दिखाई दिया। वह सीधे होटल की इमारत की तरफ देख रहा था। उस आदमी का हुलिया साफ साफ नहीं दिख रहा था, पर कुछ डिटेल्स जूलिया के रोंगटे खड़े करने वाली थी। उसने वाइट हुडी पहनी थी, जिसने उसे फॉग में लगभग अदृश्य बना दिया था। उसके हाथ में एक अम्ब्रेला था। दाहिने हाथ में एक रिस्ट वॉच थी। आंखों पर ब्लैक गॉगल्स थे, जो रात में भी नहीं उतारे गए थे। उसके हाथ में वाइट ग्लोव्स थे। सबसे खतरनाक, उसके मुंह में एक लाल जलती हुई सिगरेट थी, जिसका धुआं फॉग में मिलकर कहीं गुम हो रहा था। इस आदमी का नाम एंथनी था। यह मिस्टर वाइट के लिए काम करता था। एंटनी के लिए ही जूलिया स्कॉटलैंड मिशन पर आई थी। जूलिया को एक मिशन पर भेजा गया था, एंथनी को ट्रैक करने का, उस पर नज़र रखने के लिए, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कैथरीन को देने के लिए। लेकिन एंथनी पहले से यह जान चुका था कि जूलिया उसे स्पाई करने के लिए स्कॉटलैंड आ रही है। जब जूलिया ने उसे बालकनी से देखा तो उसे यह रियलाइजेशन हुआ कि उसका खेल खत्म हो चुका है। अब वो शिकारी नहीं बल्कि खुद शिकार बन चुकी थी। एंथनी ने उसे नीचे से देख लिया था। जूलिया मार्गारेट को एक्सट्रीम शॉक इसलिए लगा क्योंकि उसे मालूम था कि एंथनी कभी वार्निंग नहीं देता, वह सीधे एलिमिनेट करता है। जूलिया अब जानती थी कि वह रूम 1101 के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। लॉक डोर और टॉप फ्लोर का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि एंथनी पहले से ही होटल के नीचे वेट कर रहा था। जूलिया मार्गारेट तेज़ी से फर्स्ट रूम की तरफ भागी, जहाँ बर्निंग वुड फायरप्लेस जल रहा था। वह सोफे पर जाकर बैठ गई। खुद को हीट देने के लिए दोनों हाथों को रगड़ने लगी, क्योंकि तापमान अब -9 डिग्री तक गिर चुका था। समय रात के लगभग 2:26 हो चुका था। तभी जूलिया ने देखा कि मुख्य दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई दिखाई दी। जूलिया की सांसें फूलने लगी। डर के बावजूद उन्होंने हिम्मत करके टेबल पर रखा नाइफ उठाया और चुपचाप सोफे के एक कोने में छिप गई। थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह शैडो दूर चली गई है। यह दरवाजे के बगल वाले रूम 1102 में खाना देने आया वेटर था, क्योंकि उस कमरे में मौजूद आदमी लाइव फुटबॉल मैच देख रहा था। जूलिया की जान में जान आई। जूलिया ने हिम्मत करके बेडरूम में जाने का फैसला किया। वह जानती थी कि बेड के पास वाली विंडो से नीचे एंथनी दिखाई देता था। रूम की सारी लाइटें बंद थी, सिर्फ बर्निंग वुड फायर की रोशनी कमरे में आ रही थी। जूलिया ने दिमाग लगाया। वह दबे कदमों से बाथरूम गई। वहाँ एक छोटी सी वेंटिलेशन विंडो थी, जहाँ से नीचे का व्यू क्लियर दिखता था, पर नीचे से पता नहीं चलता था कि वहाँ कोई विंडो है। जूलिया ने स्टूल पर चढ़कर चुपके से देखा। वहाँ कोई नहीं था। जूलिया की पल्स थोड़ी नॉर्मल हुई। उन्होंने गर्म पानी का टैप चालू किया, पानी अपने चेहरे पर लगाया और फ्रेश महसूस किया। -9 डिग्री में भी उन्हें पसीना आ रहा था। उन्होंने सोचा, आज लाइट ऑफ करके ही सो जाती हूँ। अचानक रात के 2:48 पर जूलिया को किसी की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने धीरे से सुना और शॉक हो गई। उन्हें रिसेप्शनिस्ट ओलिविया की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी को कह रही थी, एंथनी सर, 1108, दिस इज़ योर रूम। रूम नंबर 1108, जो जूलिया के कमरे के ठीक अपोजिट रूम था जिससे वह छिप रही थी, वह अब
उनके ठीक सामने आ गया था। जूलिया थर-थर काँपने लगी। उन्हें अब ओलिविया और इस होटल पर शक होने लगा कि कहीं वे एंथनी से मिले तो नहीं है। जूलिया भागते हुई दबे कदमों से बेड के पास आई और मोबाइल ढूंढने लगी ताकि वो कैथरीन को सब बता सके। यह रात जूलिया के लिए किसी खतरे से कम नहीं थी। उन्हें यह डर भी था कि कहीं स्पेयर की से एंथनी अंदर आकर उन्हें मार न डाले। 11th फ्लोर पर अब सिर्फ 3 लोग थे। जूलिया, फुटबॉल मैच देखने वाला आदमी जो कि 1102 में उनके बगल वाले रूम में ही था, और एंथनी। साइड के रूम में से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। शायद वो फुटबॉल वाला आदमी सो गया था। रात के 3 बज चुके थे। जूलिया अपना मोबाइल ढूंढ रही थी। वह पिलो के पास था। जैसे ही जूलिया को मोबाइल मिला, उन्होंने कैथरीन को मैसेज करने का सोचा और अचानक उनकी बैटरी डेड हो गई। बुक पढ़ने में जूलिया इतनी व्यस्त हो गई थी कि मोबाइल चार्ज करना भूल गई। दुर्भाग्य से उनका पावर बैंक भी डेड था। जूलिया जल्दी से चार्जर ढूंढने लगी, लेकिन चार्जर लगाते ही जैसे ही जूलिया ने स्विच ऑन किया, चार्जिंग ऑन नहीं हुआ। जूलिया ने रूम की लाइट चालू करके देखी। लाइट जा चुकी थी। अब जूलिया का गला सूख गया था। बेडरूम में सिर्फ वुडन फायरप्लेस से रोशनी आ रही थी और रूम का हीटर भी बंद था। जूलिया सोच में पड़ गई कि 5 स्टार होटल की लाइट ऐसे कैसे जा सकती है। उन्हें रिसेप्शन पर कॉल करने का ख्याल आया, लेकिन उन्हें अब किसी पर ट्रस्ट नहीं रहा था। जूलिया इतनी डर चुकी थी कि अब वह काँप रही थी और उनके दांत अपने आप टकरा कर आवाज़ कर रहे थे। जूलिया सिर्फ 26 साल की लड़की थी और अब वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। न उसके पास मोबाइल था, न ही बैकअप, और न ही वो किसी को हेल्प करने के लिए बुला सकती थी। तभी रात के 3:18 पर जूलिया के रूम के सामने किसी के तेज़ चलने की शूज़ की आवाज़ आई। जूलिया अब अनकॉन्शियस होने की कगार पर थी। उन्हें अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने जैसे तैसे अंधेरे में पानी की बोतल ढूंढी और पानी पीने लगी, तो पानी एकदम से बाहर आ गया। जूलिया से अब पानी भी पिया नहीं जा रहा था। तभी अचानक बालकनी से तेज़ हवा बेडरूम में आने लगी। जूलिया को यह समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। उन्होंने तो बालकनी का डोर अच्छे से लॉक किया था। जूलिया ने जल्दी से जाकर बालकनी का डोर चेक किया। वो अच्छे से लगा ही नहीं था। उसमें कर्टन फंस गया था और वो पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। जूलिया तुरंत अपने बेड पर आई। उन्होंने सॉफ्ट ब्लैंकेट अपने ऊपर ओढ़ लिया और अपने बैग से एक मेडिसिन निकाली और जैसे तैसे लेकर सो गई। सुबह के 11 बज चुके थे और जूलिया अब तक नहीं उठी थी। रिसेप्शनिस्ट ओलिविया बार बार कॉल करके थक चुकी थी, क्योंकि जूलिया का इस होटल में सिर्फ 1 नाइट रुकने वाली थी और उनका चेकआउट टाइम सुबह 9 बजे का था। ओलिविया ने स्पेयर की से लॉक खोला और बेडरूम में आई। जूलिया अपने बेड पर सो रही थी। ओलिविया ने बहुत आवाज़ दी, लेकिन जूलिया ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ओलिविया पास जाकर जूलिया को थोड़ा हिलाया, फिर भी जूलिया नहीं उठी। तब ओलिविया ने जूलिया की पल्स चेक की और वह ज़ोर से चिल्लाई, क्योंकि जूलिया की डेथ हो चुकी थी। फेमस डिटेक्टिव चेतक उस समय एडिनबर्ग में घूमने के लिए आए थे, पर उन्हें ही जल्दी एहसास होने वाला था कि नियति ने उनके लिए कुछ और ही योजना बनाई है। सुबह के लगभग 11:17 हो चुके थे। द वेलवेट क्राउन होटल के मैनेजर बेंजामिन क्रॉफ्ट ने सीनियर इंस्पेक्टर क्लारा हेंसले को कॉल किया। फ़ोन की रिंग बजती है और सामने से एक महिला इंस्पेक्टर की आवाज़ आती है। हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर क्लारा हेंसले स्पीकिंग। बेंजामिन हड़बड़ी में कहता है, हेलो इंस्पेक्टर, मैं बेंजामिन क्रॉफ्ट, द वेलवेट क्राउन होटल का मैनेजर। हमारे यहाँ एक गेस्ट की अचानक डेथ हो गई है, आप जल्दी आ जाइए। क्लारा की आवाज़ एकदम कड़क हो गई। उन्होंने बेंजामिन को कहा, कोई भी बॉडी के पास नहीं जाएगा, हमारी टीम आने तक। बेंजामिन ने ओके मैम कहकर फ़ोन रख दिया। बाहर का मौसम मानो गुस्से में था। सुबह के लगभग 11:23 हो रहे थे। तापमान काफ़ी ठंडा था। तेज़ हवाएं चल रही थी और स्नोफॉल के साथ साथ हल्की बारिश भी हो रही थी। एडिनबर्ग की सारी सड़कों पर आइस की एक मोटी चादर बिछ गई थी। इसका सीधा मतलब था कि इंस्पेक्टर क्लारा को द वेलवेट क्राउन होटल पहुंचने में टाइम लगने वाला था। इस बीच होटल के ज़्यादातर गेस्ट सुबह ही चेकआउट कर चुके थे। उनमें एंथनी भी शामिल था, जो सुबह 5 बजे ही चेकआउट करके निकल गया था ताकि उस पर कोई शक न करे। मैनेजर बेंजामिन ने तुरंत एक स्मार्ट मूव किया।
उन्होंने बाकी बचे सभी गेस्ट के कमरे में कॉल करके कि बाहर का मौसम बहुत ख़राब है और ख़राब मौसम के कारण अदर बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी है, इसलिए अगर वे चाहे तो अपना चेकआउट टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। यह बेंजामिन की चाल थी, सभी गेस्ट को इंस्पेक्टर आने तक रोक कर रखने की। लगभग 12:08 पर क्लारा और उनकी टीम द वेलवेट क्राउन होटल पहुंची। क्लारा और उनकी टीम ने स्नो और रेन से बचने के लिए रेनकोट और उसके ऊपर कैप पहनी हुई थी। क्लारा ने कड़क आवाज़ में पूछा, कौन है इस होटल का मैनेजर? बेंजामिन वही खड़ा था। उसने तुरंत क्लारा के पास आकर कहा, मैम, मैं हूँ बेंजामिन क्रॉफ्ट, इस होटल का मैनेजर। इंस्पेक्टर क्लारा ने पूछा, होटल में से कोई बाहर गया? रिसेप्शनिस्ट ओलिविया ने तुरंत जवाब दिया, नहीं मैम, आपके फ़ोन करने के बाद किसी को भी बाहर जाने नहीं दिया गया। क्लारा ने कहा, गुड, अब बताओ किसकी डेथ हुई है और रूम नंबर क्या है? ओलिविया ने काँपते हुए बताया, मैम, उनका नाम जूलिया मार्गारेट है। वह लंदन से आई थी कल रात लगभग 9 बजे। 26 ईयर की गर्ल है। आज उनका मॉर्निंग 9 बजे चेकआउट टाइम था, पर कॉल करने के बाद भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो 11 बजे मैंने स्पेयर की से रूम अनलॉक किया और उनको आवाज़ दी, पर फिर भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तब मैंने उन्हें हिलाया और उनकी पल्स चेक की, तो मैं शॉक रह गई। उनकी पल्स नहीं चल रही थी। क्लारा ने पूछा, उनका रूम नंबर? ओलिविया ने कहा, 1101। इंस्पेक्टर क्लारा ने अपने कुछ ऑफिसर नीचे रिसेप्शन और कुछ ऑफिसर बाहर गेट पर खड़े कर दिए और वह खुद जूलिया के कमरे के लिए लिफ्ट से निकल गई। लिफ्ट में क्लारा, बेंजामिन, ओलिविया और 2 पुलिस ऑफिसर थे। माहौल इतना टेंस था कि लिफ्ट में किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद सब रूम नंबर 1101 के पास पहुँचे। क्लारा ने ओलिविया को रूम अनलॉक करने को कहा। ओलिविया ने फिर से स्पेयर की से डोर अनलॉक किया। मज़े की बात यह थी कि अब जूलिया मार्गारेट के स्वीट रूम की लाइट आ चुकी थी। क्लारा, बेंजामिन, ओलिविया और 2 पुलिस ऑफिसर अंदर आए। क्लारा ने सख्ती से कहा, किसी भी चीज़ को टच मत करना, क्योंकि तुम्हारे पास ग्लोव्स नहीं है। क्लारा ने फर्स्ट रूम अच्छी तरह से देखा। उन्हें बर्निंग वुडन फायरप्लेस अभी भी जलता हुआ दिख रहा था और सोफे पर एक नाइफ़ दिखा। यह देखकर क्लारा को थोड़ा अजीब लगा। क्लारा ने उसे केयरफुली उठाया और एविडेंस बैग में डाला। क्लारा ने कहा, हो सकता है इस पर जूलिया के अलावा किसी और के भी फिंगरप्रिंट हो। फिर क्लारा और टीम बेडरूम में आई। बेडरूम का डोर ओपन ही था। अक्सर लोग स्वीट रूम का डोर लॉक लगा के रखते हैं प्राइवेसी के लिए, लेकिन यह ओपन था। क्लारा ने राइट साइड में बाथरूम को खोला और अच्छे से चेक किया। उन्हें वहाँ कोई एविडेंस नहीं मिला। फिर क्लारा बेड के पास आई और जूलिया की पल्स चेक की। जूलिया की पल्स नहीं चल रही थी। क्लारा ने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, कौन हो सकता है जूलिया मार्गारेट का कातिल? या फिर इस स्टोरी में और भी कुछ बाकी है? क्या जूलिया मार्गारेट का खून बस एक धोखा है, या फिर कहानी अब शुरू होगी? क्या क्लारा इस मिस्टीरियस केस को सॉल्व कर पाएगी, या फिर डिटेक्टिव चेतक को खुद आना पड़ेगा इस केस को सॉल्व करने के लिए? आप अपने लेवल पर सोचकर बताइए कि क्या रीज़न हो सकता है जूलिया मार्गारेट की डेथ का। क्या यह नेचुरल डेथ है, सुसाइड है, या वेल प्लान कोल्ड ब्लडेड मर्डर? दोस्तों, यह स्टोरी मैंने खुद टाइम निकालकर अपनी इमेजिनेशन से लिखी है। अगर आपको यह स्टोरी यूनिक लगी हो और अच्छी लगी हो तो आपके अपने प्यारे चैनल डिटेक्टिव चेतक को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी प्यारी फैमिली का पार्ट बन जाइए। इस स्टोरी के लिए मैंने 50,000 लाइक्स और 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है। आप लोगों को मेरी मेहनत और ये स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट पार्ट में तो आप लोगों को इतना सस्पेंस मिलेगा कि आपकी एक्साइटमेंट लेवल नेक्स्ट लेवल तक चली जाएगी। धन्यवाद।